दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाली बिल्ली की कहानी सुनाने वाले हैं। जब बिल्ली ने पूरे गांव के सामने बोलना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, आइए सुनते हैं यह कहानी। पुराने वक्त की बात है। तिलिया नगर एक छोटा सा गांव था। गांव का नक्शा ऐसा कि जैसे धरती पर घरों की कतारें खड़ी हों। कच्ची गलियां जिनमें बारिश के दिनों में कीचड़ भर जाता था और गर्मियों में धूल के बवंडर उड़ते थे। हर गली के मोड़ पर नीम या पीपल का पुराना पेड़ था, जिसकी छांव तले गांव वाले बैठकर बातें करते हुक्के की गुड़गुड़ाहट सुनाई देती और कोई बच्चा वहीं मिट्टी में खेलते खेलते सो जाता। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर शख्स दूसरे की जिंदगी से वाकिफ था। यहां हर खुशी और हर गम एक दूसरे का हिस्सा बन जाता था। किसी के घर चूल्हा ना जले तो पड़ोसी रोटियां पहुंचा देते, मगर इसी मोहब्बत के बीच जलन और चुगली भी पलती रहती थी। गांव के किनारे पर जहां मिट्टी की दीवारें थोड़ी सी ऊंची थीं और हवा में थोड़ी खामोशी बसी रहती थी, वहीं आलिया का घर था। छोटा सा मगर बेहद साफ सुथरा। घर में 2 कमरे, एक छोटा आंगन और आंगन से लगी रसोई। मिट्टी की दीवारों पर छूने की सफेदी छड़ी हुई थी, जो हर साल बारिश के बाद धुल जाती और आलिया उसे फिर से ताजा कर लेती। आंगन में एक पुराना तुलसी का गमला रखा था, जिसे दादी ने अपनी जवानी में लगाया था। उसी के पास एक छोटी सी लकड़ी की चौकी थी, जिस पर आलिया बैठकर धूप में सब्जियां काटती, और आंगन के कोने में एक मिट्टी का घड़ा हमेशा ठंडे पानी से भरा रहता। घर में दादी और आलिया के अलावा कोई नहीं था। आलिया 22 साल की थी। काले लंबे बाल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हमेशा कोई अनकही बात छिपी रहती। उसके चेहरे पर वह एहसास था जो गांव की औरतों में बहुत कम देखने को मिलता था। लोग अक्सर कहते, आलिया में कुछ अलग ही बात है। चेहरा ऐसा कि देखकर थकान उतर जाए। मगर आलिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो शरीफ और समझदार भी थी। उसका बोलना धीमा, चाल ढाल अलग और हर बात में संजीदगी। गांव के कई लड़के उस पर मर मिटते थे, मगर आलिया ने कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। दादी बूढ़ी थी, मगर मजबूत इरादों वाली। उनकी आंखों में उम्र का पानी था, मगर जबान अब भी कड़क थी। वह अक्सर आलिया को समझाती, बेटी, इस दुनिया में इज्जत अहम चीज है। मोहब्बत, दौलत सब धोखा देते हैं, मगर इज्जत अगर हाथ से निकल जाए तो इंसान खाली हो जाता है। आलिया चुपचाप सुनती और दिल ही दिल में सोचती कि शायद दादी का तजुर्बा सही है। उसके माँ बाप बहुत पहले इसी दुनिया से चले गए थे, तभी से दादी ही उसका सहारा बनी। आलिया के पास एक बिल्ली थी, चुटकी। चुटकी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह बचपन से ही आलिया के साथ थी। कहते हैं जब आलिया 5-6 साल की थी, तब किसी ने उसके आंगन में एक नन्ही सी बिल्ली फेंक दी थी। आंखें तक पूरी तरह नहीं खुली थीं। आलिया ने उस नन्ही सी जान को अपनी ओढ़नी में लिटाया, उसे दूध पिलाया और धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उस दिन से लेकर आज तक बिल्ली यानी चुटकी और आलिया जुदा नहीं हुई। आलिया जहां जाती, चुटकी पीछे से दौड़ती। अगर आलिया कुएं से पानी भरती तो चुटकी रस्सी के पास पंजे मारकर खेलने लगती। अगर आलिया आटा गूंथती तो चुटकी उसके हाथ पर पंजा रख देती, जैसे कह रही हो, पहले मेरा हिस्सा दो। रात को जब आलिया अकेली सोती तो चुटकी उसके सिरहाने आकर गोल गोल होकर बैठ जाती। कभी आलिया का मन दुखी होता तो चुटकी उसके गाल से लगकर उसके आंसू पोंछ देती। गांव वाले हंसते थे, कहते, ये बिल्ली तुम्हारी छाया है। आलिया और आलिया मुस्कुरा देती। तिलिया नगर छोटा था, मगर वहां की जुबान बड़ी तेज थी। किसी के घर की छोटी सी बात भी दूसरे दिन चौपाल तक पहुंच जाती। लोग आलिया की खूबसूरती का जिक्र करते तो औरतें जलती। कुछ कहते, इस लड़की ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। कुछ कहते, इसकी सारी मोहब्बत उस बिल्ली पर है, इंसान पर तो भरोसा ही नहीं। गांव की जवान लड़कियां अक्सर चुटकी का मजाक उड़ाती। लगता है यह बिल्ली बोल भी लेती होगी और सब हंस पड़ती। मगर आलिया के दिल में यह मजाक चुभ जाता। उसे हमेशा लगता कि चुटकी में कुछ अलग है। एक शाम जब सूरज ढल चुका था, आसमान पर लालिमा फैली थी, हवा में ठंडक थी। आलिया चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेल रही थी। दादी अंदर खांसी से जूझ रही थीं। चुटकी आंगन के दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखें गोल गोल चमक रही थीं। आलिया ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ चुटकी, ऐसे क्यों देख रही हो। चुटकी ने उसकी तरफ देखा और एक लंबी म्याऊं की, मगर उस आवाज में कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे कोई लफ्ज बन रहा हो। आलिया ठिठक गई।
उसके हाथ से बेलन गिर गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह मेरा वहम है? उस रात आलिया सो नहीं पाई। उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती रही और उसने महसूस किया, शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तिलिया नगर के बीचों बीच जहां पक्की गली थोड़ी चौड़ी हो जाती थी और शाम के वक्त बच्चे वहीं धूल मिट्टी में खेलते, वहीं दानिश का मकान था। घर देखने में छोटा नहीं था। पकी ईंटों का बना दरवाजे पर लोहे की किवाड़ और आंगन में नीम का पेड़, जिसकी छांव गर्मियों में पूरे आंगन को ठंडा रखती थी। दानिश का ताल्लुक एक मामूली घराने से था। वह मेहनती था। रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और दोपहर को घर आकर आराम करता। गांव में उसकी इज्जत भी थी, क्योंकि झगड़ालू नहीं था और मेहनत का पक्का था। उसकी बीवी निम्रा उससे 6 साल पहले ब्याह कर आई थी। निम्रा का चेहरा भले ही इतना हसीन ना हो कि लोग पलट कर देखें, मगर उसकी आंखों में सुकून था। शुरू में सब कुछ अच्छा था। दानिश निमारा को बहुत प्यार करता था। दोनों खेतों के काम निपटाकर अक्सर शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते। चाय बनती, पकौड़े तले जाते और गांव की औरतें आते जाते कहती, भाई क्या जोड़ी है। शादी के पहले 2 साल निमारा को लगता था कि उसका घर खुशियों से भर जाएगा, मगर वक्त गुजरता गया और उसकी कोख खाली रही। गांव की औरतों की बातें निमारा के कानों में जहर बनकर गिरती थीं। 6 साल हो गए, औलाद नहीं। कहीं बांझ तो नहीं है। दानिश को चाहिए औलाद, वरना एक दिन दूसरी ले आएगा। निमारा बाहर से चुप रहती, मगर अंदर से हर दिन टूटती थी। उसने न जाने कितने जतन किए, इलाज कराया, मगर उसको कोई औलाद नहीं हुई। शुरू शुरू में दानिश उसे तसल्ली देता था। निम्रा उसकी बात सुनकर दिल बहला लेती थी, मगर वक्त के साथ दानिश का दिल भी बदलने लगा। अब उसकी बातें तल्ख हो गईं। मुझे औलाद चाहिए। निम्रा, तुम्हें समझ नहीं आती। मैं यूं अकेला कब तक जीऊंगा। निम्रा उसके हर जुमले को तीर की तरह अपने दिल में महसूस करती। एक रात दानिश ने साफ साफ कह दिया, मैं दूसरी शादी करने वाला हूं, मुझे औलाद चाहिए। उस रात निम्रा ने कुछ नहीं कहा। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही, मगर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसके दिल में एक ठंडी आग जल रही थी। अगर मेरी औलाद नहीं तो किसी दूसरी औरत की औलाद भी मैं इस घर में पलने नहीं दूंगी। जिस दर्द से मैं गुजर रही हूं, वही दर्द मैं भी किसी को दूंगी। यह सोच निम्रा के दिल में धीरे धीरे जहर की तरह उतरने लगी। गांव में अब चर्चा और तेज हो गई थी। लोग कहते, दानिश जैसी उम्र का मर्द अगर दूसरी शादी करे तो अजीब क्या है, औलाद तो चाहिए ही। और कुछ औरतें कहती, बेचारी निम्मा, उसकी आंखों में देखो तो पता चलता है वह कैसे टूट रही है। निम्मा हर रोज इन बातों को सुनती वो चुप रहती, मगर उसकी आंखें अब अक्सर गुस्से से लाल हो जाती। रातों को जब दानिश गहरी नींद में होता, निम्रा जागती रहती। उसका दिमाग खतरनाक सोच से भर जाता। औलाद सिर्फ दानिश की क्यों हर चीज का बोझ औरत पर डाला जाता है। अगर मेरी कोख खाली है तो किसी दूसरी की कोख भी इस घर में भरी नहीं रहनी चाहिए। वो आंगन के कोने में बैठी मिट्टी कुरेदती और सोचती रहती कि किस तरह वह इस दुनिया को वही दर्द छकाए जो वह खुद रोज छक रही है। दानिश को निम्मारा के अंदर उठते इस तूफान का अंदाजा नहीं था। वह तो बस अपनी औलाद की चाहत में अंधा हो चुका था। दिन ब दिन वो निम्मारा से दूर होता जा रहा था। अब निम्मारा उसके लिए सिर्फ एक जरूरत थी और दानिश के लिए सबसे बड़ी जरूरत औलाद थी। दिन गुजरते गए, तिलिया नगर की फिजा बदल चुकी थी। निम्मारा और दानिश के झगड़े अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रहे थे। गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि दानिश दूसरी शादी करना चाहता है। औरतें चौपाल पर बैठकर निम्रा के लिए हमदर्दी जताती, तो मर्द खेतों में काम करते हुए कानफूसी करते। इसी उथल पुथल के बीच एक हफ्ता बीता और ठीक 7वें दिन दानिश ने अपना साफ कुर्ता पहना और अपने पड़ोसी के साथ चल पड़ा, सीधा आलिया की दादी के घर की तरफ। आलिया की दादी उस वक्त आंगन में बैठी थी। उनके सामने बुनाई रखी थी, मगर हाथ धीमे धीमे चल रहे थे। आंखों में बुढ़ापे की थकान और माथे पर तजुर्बे की लकीरें गहरी थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं दानिश हूं। अम्मी दादी ने चौंक कर दरवाजा खुलवाया। दानिश अंदर आया और बड़े अदब से आदाब किया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी, मगर आंखों में ठान ली गई बात का यकीन झलक रहा था। कुछ देर खामोशी रही, फिर दानिश ने धीमे लहजे में कहा, अम्मी,
मैं आपकी पोती आलिया का रिश्ता मांगने आया हूं। दादी ने चश्मा ठीक किया, जैसे कानों पर भरोसा ना हो। क्या कहा तुमने? जी, मैं आलिया से शादी करना चाहता हूं, अगर आप लोग राजी हो। दादी के चेहरे पर कई रंग आए और गए। वो कुछ पल चुप रही। उनके दिल में तूफान था। यह दानिश जिसकी बीवी अभी जिंदा है, औलाद की चाहत में मेरी पोती को अपने घर ले जाना चाहता। दादी का दिल आलिया के लिए पिघलता था। वह जानती थी कि गांव में जलने बुझने वाली जुबानें हैं, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, मगर दूसरी तरफ यह भी सच था कि दादी खुद बूढ़ी हो चुकी थी। अगर कल को वह आंखें मूंद लें तो आलिया अकेली रह जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, दानिश बेटा, तुम्हारी बात आसान नहीं है। यह कोई छोटा फैसला नहीं। मैं अपनी पोती से भी पूछूंगी। दानिश ने सर हिला दिया। अम्मी, मैं वादा करता हूं कि उसे तकलीफें नहीं दूंगा। औलाद का मसला अलग है, मगर उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी होगी। जब दादी ने आलिया से यह बात की तो आलिया चुप रही। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। दादी ने पूछा, बेटी, क्या तू इस रिश्ते के लिए तैयार है? आलिया ने कोई जवाब ना दिया। उसके होंठ कांपे, मगर आवाज ना निकली। उसकी खामोशी ही उसका इकरार समझी गई। उसकी आंखों के कोनों से एक कतरा आंसू गिरा, मगर उसने पल्लू से जल्दी पोंछ लिया ताकि दादी देख ना सके। 2 दिन बाद दादी ने हां कर दी। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। दानिश अब आलिया को ब्याह लाएगा। देखो, निम्रा का दर्द और गहरा होगा। कुछ लोग खुश थे, कुछ ने ताने कसे, मगर गांव की दुनिया ऐसी ही थी। किसी का गम दूसरे का तमाशा बन जाता। 1 महीने बाद शादी का दिन भी आ गया। गांव की कच्ची गलियों में हलचल थी। घर घर से औरतें झांक रही थीं। कुछ बच्चों के लिए यह तमाशा था, कुछ जवान लड़कियों के लिए गपशप का नया मौका। आलिया लाल जोड़े में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी का पर्दा था। दादी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, सब्र करना यही जिंदगी है। शादी साधारण थी, न शोरगुल न तामझाम, मगर गांव वालों की भीड़ थी। सब देखना चाहते थे कि दानिश कैसे अपनी दूसरी बीवी घर ला रहा है। सबसे दिलचस्प मंजर तब हुआ जब शादी के बाद आलिया अपने नए घर जाने लगी। उसके पीछे पीछे उसकी बिल्ली यानी चुटकी भी चल दी। लोग हंसने लगे, अरे ये बिल्ली भी बारात में जा रही है क्या? आलिया ने पीछे मुड़कर चुटकी को देखा। उसकी आंखों में एक अनोखा सुकून था। शायद उसे भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो, उसकी प्यारी बिल्ली उसका साथ नहीं छोड़ेगी। दानिश ने जब देखा कि चुटकी भी उसके घर जा रही है तो उसने कोई एतराज नहीं किया। रहने दो, अगर आलिया की दोस्त है तो ठीक है। शाम तक आलिया दानिश के घर आ गई। निम्रा खामोश खड़ी देख रही थी। उसका चेहरा पत्थर सा था। आंखों में नफरत और जलन की लकीरें गहरी थीं। आलिया अपने साथ न सिर्फ अपना सामान लाई थी, बल्कि अपनी हमराज बिल्ली चुटकी को भी लाई थी। अब वह दोनों दानिश के घर की नई दुनिया का हिस्सा थीं। शादी को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। दानिश के घर की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कभी निम्रा और दानिश शाम में साथ बिताते थे, वहां अब आलिया की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। सुबह दानिश खेतों पर जाने से पहले चाय पीता। पहले यह चाय निम्रा बनाती थी, अब वही काम आलिया करने लगी। दानिश चाय का प्याला उठाकर कहता, वाह आलिया, तुम्हारे हाथ की चाय में तो सच में सुकून है। निमारा ये सुनती मुस्कुराती भी, मगर उसकी आंखों में अंगारे जलते रहते। दानिश अब हर बात में आलिया को अहमियत देने लगा था। अगर घर का कोई सामान खरीदना होता तो वह पूछता, आलिया तुझे क्या चाहिए? अगर खेत से थक कर लौटता तो सबसे पहले आलिया को आवाज देता, आलिया जरा पानी तो देना। ये छोटे छोटे इशारे निमारा के दिल में तीर की तरह चुभते थे। आलिया दानिश के साथ खुश थी। वह समझती थी कि दानिश का घर अब उसका है और दानिश उसकी कद्र करता है। मगर उसकी असली दोस्त चुटकी थी। चुटकी दिन भर आलिया के साथ रहती। जब आलिया आंगन में कपड़े सुखाती तो चुटकी रस्सी पर कूद जाती। जब आलिया खाना बनाती तो चुटकी आटे की थाली में पंजे रखकर खेलती। दानिश भी अब चुटकी का आदी हो चुका था। वह हंसकर कहता, आलिया, ये तेरी चुटकी तो बिल्कुल तुझ जैसी है, हर वक्त तेरे साथ चिपकी रहती है। आलिया शर्मा कर मुस्कुराती और चुटकी जैसे समझ जाती कि यह तारीफ उसी के नाम हो रही है। निम्रा सामने से बहुत अच्छा बर्ताव करती। वो आलिया को हंसकर कहती, बहन, ये खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया, आज तुम्हारा जोड़ा बहुत खूब लग रहा है। मगर जब वह अकेली होती तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती।
यह लड़की मेरी जिंदगी में आकर सब छीन रही है। दानिश की मोहब्बत, उसका ध्यान, सब कुछ। उसका दिल जलता मगर होंठ मुस्कुराते रहते। इस पूरे खेल की सबसे खामोश गवाह चुटकी थी। वो निम्रा की आंखों में छुपे गुस्से को भांप लेती। जब निमारा मुस्कुराकर आलिया से बातें करती तो चुटकी अपनी चमकीली आंखों से उसे घूरती जैसे कह रही हो, मैं तेरे मन का हाल समझती हूं। कई बार निमारा को लगता कि यह बिल्ली उसकी हर सोच समझ लेती है। वो मन ही मन चिढ़ जाती, यह जानवर भी मेरी दुश्मन है, आलिया की तरह। दानिश को घर के अंदर चल रही इस खामोश जंग का अंदाजा नहीं था। वो तो बस आलिया और उसकी सादगी में खोया रहता। वह सोचता था कि निम्रा ने आलिया को अपनाया है और दोनों औरतें साथ मिलकर घर संभाल रही हैं। असलियत यह थी कि दानिश अपनी ही बीवी के दिल में पल रहे तूफान से बिल्कुल बेखबर था। एक दिन आलिया आंगन में बैठकर सब्जियां काट रही थी। निम्रा उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, बहन, ये सब्जियां मैं काट लेती हूं, तुम आराम करो। आलिया ने हंसकर कहा, नहीं, मैं कर लूंगी। चुटकी वहीं पास बैठी थी। उसने निम्रा की आंखों में देखा। मुस्कान थी मगर नफरत की लकीरें भी थीं। आलिया ने तो कुछ महसूस नहीं किया मगर चुटकी ने सब देख लिया। दिन ब दिन निम्रा का सब्र टूट रहा था। उसने दानिश को खोते हुए महसूस किया और अब उसके लिए आलिया सिर्फ एक हमसफर नहीं बल्कि दुश्मन बन चुकी थी। वो सोचती, मेरा घर, मेरा मर्द, मेरी खुशियां सब इस लड़की ने छीन लिया। अगर इसे खुश रहने दिया तो मेरी जलन कभी नहीं मिटेगी। यह ख्याल निम्रा के दिल को और भी काला करता जा रहा था। रात को जब सब सो जाते तो चुटकी आलिया के सिरहाने बैठ जाती और अपने कान खड़े कर लेती, मानो वो हर आवाज सुन रही हो, हर राज पकड़ रही हो। कभी कभी निम्रा उसे घूर कर कहती, तू हर वक्त यहां क्यों मंडराती रहती है? चुटकी जवाब तो नहीं देती थी मगर उसकी आंखें जैसे निम्रा से कहती, तेरे दिल का जहर मैं समझ रही हूं। दानिश और आलिया की शादी को कुछ महीने गुजर चुके थे। घर की हवा अब अलग सी थी। दानिश हर वक्त आलिया के पास रहने की कोशिश करता। निम्रा से उसकी बातचीत कम होती जा रही थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, देखो, दानिश ने दूसरी बीवी लाई और अब उसी में खो गया है। बेचारी निम्रा कैसी छूट गई। निम्रा इन तानों को सुनकर और भी टूटती थी मगर ऊपर से मुस्कान लगाए रहती। एक सुबह आलिया ने दादी को खत लिखा कि उसके पेट में दानिश की औलाद पल रही है। यह खबर सुनकर दादी की आंखों से आंसू निकल आए खुशी के। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। दानिश की दूसरी बीवी हामिला हो गई है। यह खबर निम्रा के दिल पर किसी खंजर से कम न थी। जब दानिश को यकीन हुआ कि आलिया हामिला है तो उसकी आंखों की चमक देखकर समझा जा सकता था कि अब उसे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। वह हर वक्त आलिया का ख्याल रखने लगा। ये मत उठाओ आलिया, ये मत पकाओ, मैं कर लूंगा, जरा आराम कर लो। निमारा यह सब देखती और अंदर से जल जल कर राख होती रहती। 9 महीने की मुश्किलों के बाद एक रात जब घर में दानिश सांस रोके बैठा था, आलिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसका चेहरा बिल्कुल प्यारा, गुलाबी और आंखें चमकीली थीं। दानिश ने उसका नाम रखा शरीफ। गांव के लोग देखने आए। सब कहते, क्या प्यारा बच्चा है। दानिश की औलाद है बिल्कुल उसके जैसा। दानिश की आंखों में वह चमक थी जो निम्रा ने कभी खुद के लिए नहीं देखी थी। अब दानिश का पूरा दिन शरीफ के इर्द गिर्द घूमता। सुबह होते ही वह बच्चे को गोद में उठाता, उसके लिए दूध का इंतजाम करता, उसके कपड़े बदलता। रात को बच्चा रोता तो दानिश खुद झूला झुलाता। आलिया इस सब में दानिश की मोहब्बत महसूस करती और उससे और भी जुड़ जाती। निम्रा ये सब देखती रही। वह सामने से कहती, बच्चा बहुत प्यारा है, मगर अंदर से उसका दिल चीखता, यह औलाद मेरी क्यों नहीं हुई? क्यों मेरी झोली खाली रही? और क्यों यह लड़की मेरी बर्बादी का कारण बन गई? निम्रा अब हर वक्त शरीफ की मौजूदगी को अपने दिल पर बोझ समझने लगी। जहां दानिश बच्चे की खिलखिलाहट पर मुस्कुराता, वहीं निम्रा का चेहरा कसला हो जाता। जहां दानिश आलिया को आराम देने के लिए निम्रा से कहता, तुम खाना बना लो, मैं आलिया को देखता हूं, वहां निम्रा का दिल जहर से भर उठता। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल पल रहा था, जब तक यह बच्चा जिंदा है दानिश मेरी तरफ कभी नहीं देखेगा। यह बच्चा और इसकी मां दोनों मेरी दुश्मन है। चुटकी इस सबको खामोशी से देख रही थी। वह अक्सर शरीफ के पास बैठ जाती, जैसे उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही हो। जब निम्रा बच्चे को घूरती
तो चुटकी फौरन उसके पास जाकर पंजे फैलाकर बैठ जाती। कई बार निमरा को लगता कि यह बिल्ली उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वह मन ही मन सोचती, यह जानवर भी मेरे खिलाफ है। अब दानिश का घर दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ दानिश आलिया और उनका बेटा शरीफ, दूसरी तरफ निमरा, जिसकी दुनिया खाली और दिल जलता हुआ था। सामने से सब दिखता। निमरा मुस्कुराती, बच्चा गोद में लेती भी, मगर उसकी आंखों की गहराई में वो नफरत साफ झलकती। दिन ब दिन निमरा के दिल का जहर गाढ़ा हो रहा था। दानिश अब पूरी तरह आलिया और उसके बेटे शरीफ में डूब चुका था। सुबह उठते ही बच्चा गोद में, रात सोते वक्त बच्चा सीने पर। निमरा के हिस्से में अब सिर्फ रसोई और घर का काम रह गया था। सामने से वह मुस्कुराती थी, बच्चे को गोद में भी लेती थी, मगर उसकी आंखें बोलती थीं, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसके दिल में यह ख्याल अब रोज की तरह उठता, अगर यह बच्चा ना रहे तो शायद दानिश फिर मेरी तरफ देखे। एक दिन दानिश को शहर के काम से बाहर जाना पड़ा। उसने आलिया से कहा, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, शरीफ का ख्याल रखना। निमरा ये सुनते ही मन मुस्कुराई। अब मौका है। उस रात घर में सब सो गए। आलिया अपने बेटे शरीफ को सीने से लगाकर सो रही थी। निमरा अपनी चारपाई पर आंखें बंद की पड़ी थी, मगर उसकी आंखें खुली थीं। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था। गांव की गलियों में कुत्ते भी सो चुके थे। निमरा धीरे धीरे उठी। उसने अपने ओढ़नी को कसकर लपेटा और धीरे से आलिया के कमरे में दाखिल हुई। शरीफा मां की गोद में सो रहा था। निमरा ने धीरे से बच्चे को उठाया। आलिया नींद में थी, उसे एहसास भी न हुआ। निम्मारा ने बच्चे को अपने दुपट्टे में लपेटा और बाहर निकल पड़ी। रात सन्नाटे में डूबी हुई थी। वह सीधे गांव के बाहर की पगडंडी पर चली। आसमान पर बादल थे, कहीं कहीं झाड़ियों में झींगुर की आवाज आती। निमरा का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसका इरादा पक्का था। आखिरकार वह जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंच गई। उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। हाथ मिट्टी में गंदे हो गए, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। गड्ढा बनाकर उसने बच्चे को उसमें रखा। शरीफा नींद में था। हल्की सी सिसकी निकली। निमरा ने जल्दी से ऊपर से थोड़ी झाड़ियों डाल दी और बिना पीछे देखे लौट गई। चुटकी यह सब देख रही थी। जब निमारा कमरे से बाहर निकली थी, तभी चुटकी ने उसकी आहट महसूस की थी। वो दबे पांव निमरा के पीछे पीछे चली। जंगल की अंधेरी पगडंडी में निम्मरा को तो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर चुटकी हर झाड़ी के पीछे से उसे देखती रही। उसने सब देखा, बच्चा उठाना, गड्ढा खोदना, बच्चे को उसमें रखना और निमरा का लौट जाना। जैसे ही निमरा दूर गई, चुटकी गड्ढे की तरफ दौड़ी। गड्ढे में शरीफ था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं। हल्की सी रोने की आवाज निकली। चुटकी ने अपने पंजों से झाड़ियां हटाई, फिर बच्चे को अपने मुंह में धीरे धीरे दबाया, जैसे बिल्ली अपने बच्चों को उठाती है। उसने बच्चे को बाहर निकाला। रात इतनी गहरी थी कि चुटकी को रास्ता याद नहीं रहा। निमरा जिस रास्ते से आई थी, वह बिल्कुल अलग अलग मोड़ों से होकर गुजरी थी। अब चुटकी बच्चे को मुंह में दबाए जंगल में भटकने लगी। कभी वह किसी झाड़ी से टकराती, कभी किसी पेड़ से। बच्चा हल्का हल्का रोता और चुटकी उसकी गर्दन को संभाल कर रखती ताकि उसे तकलीफ ना हो। उसकी सांस तेज हो रही थी, मगर उसकी आंखों में एक ही ख्याल था, मुझे इस बच्चे को बचाना है। आखिरकार रात गुजर गई। सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर पड़ी। चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया। चुटकी ने दूर देखा एक झोपड़ी, छोटी सी मिट्टी की दीवारें, बाहर एक दवाइयों का घड़ा और सूखती जड़ी बूटियां। चुटकी बच्चे को मुंह में दबाए उस झोपड़ी के पास गई। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और हाथ में जड़ी बूटियों का झोला। यह थे हकीम शाहबेज बाबा। जंगल के उस हिस्से में लोग उन्हें दवा देने वाला बाबा कहते थे। जब उन्होंने देखा कि एक बिल्ली मुंह में बच्चा दबाए उनके पास आ रही है, तो वह दंग रह गए। उन्होंने तुरंत बच्चे को अपने हाथों में लिया। बच्चा हल्के हल्के सिसक रहा था। बाबा ने उसे सीने से लगाया और बोले, यह किसका बच्चा है जिसे किसी ने यहां छोड़ दिया? उन्होंने बच्चे के माथे को चूमा और उसकी धड़कन महसूस की। फिर उन्होंने चुटकी की तरफ देखा। बिल्ली की आंखों में जैसे वही सवाल था, इस बच्चे को बचा लो। हकीम शाहवेज बाबा ने बच्चे को अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाकर साफ किया।
उसे दूध पिलाया और चुटकी के लिए भी थोड़ा पानी रखा। बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया। बाबा सोचते रहे, कौन ऐसा जालिम है जिसने इस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। चुटकी अब झोपड़ी के कोने में बैठी थी। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, मगर आंखों में सुकून था। बाबा ने बिल्ली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू कोई आम बिल्ली नहीं है, तू तो समझदार निकली। उधर दूसरी तरफ निम्रा जब शरीफ को गड्ढे में दबाकर लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अब न बच्चा रहेगा, न दानिश के पास आलिया की मोहब्बत बचेगी। उसने अपने हाथ धोए, चुपचाप चारपाई पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। उस रात आलिया गहरी नींद में थी। शरीफ और चुटकी दोनों गायब थे, मगर थकान के बोझ से उसे एहसास भी ना हुआ। सूरज निकला, मुर्गे ने बांग दी और घर की चार दीवारी में पहली हलचल शुरू हुई। आलिया ने हाथ बढ़ाकर शरीफ को पकड़ना चाहा, मगर गोद खाली थी। उसने चारपाई पर इधर उध देखा, बच्चा नहीं। फिर उसने चुटकी को पुकारा, छुटकी चुटकी, मगर बिल्ली भी ना थी। अचानक उसका दिल धड़क उठा। वो चीख पड़ी, निम्रा, शरीफ, मेरा बच्चा कहीं नहीं है। उसकी चीख सुनकर पूरा घर गूंज गया। निम्रा कमरे से बाहर आई, आंखें मलते हुए जैसे अब भी नींद से जागी हो। उसने बनावटी लहजे में कहा, क्या हुआ आलिया, क्यों चीख रही हो? आलिया रोते हुए बोली, मेरा बच्चा शरीफ वो नहीं मिल रहा और चुटकी भी गायब है। निमारा ने हाथ माथे पर रखा और अफसोस का नकाब चेहरे पर ओढ़ लिया। अरे ये क्या हो गया? अभी तो रात को सब ठीक था, बच्चा कहाँ चला गया? वो भी रोने का नाटक करने लगी। आंसू नकली थे, मगर उसने आवाज में दर्द का रंग भर लिया। हाय, मेरा भी तो बच्चा है, मैं भी तो इस घर की मां हूं। आलिया जमीन पर गिरकर चिल्ला रही थी। उसकी चीखें पड़ोस तक जा पहुंची। थोड़ी देर में खबर पूरे तिलिया नगर में फैल गई। दानिश के घर से बच्चा गायब हो गया। औरतें दौड़ी दौड़ी आईं। मर्द चौपाल से उठकर इकट्ठा हो गए। हर कोई पूछ रहा था, कैसे हुआ, कहां गया बच्चा? आलिया बेहोशी में बार बार कहती, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैं सो रही थी। निम्रा सबके सामने अफसोस करती, मैं भी कुछ नहीं जानती बहनों, शायद रात को बिल्ली बच्चे को उठा ले गई। उसने बड़ी चालाकी से चुटकी का जिक्र कर दिया और गांव की औरतों में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। हाँ, वो बिल्ली तो हमेशा बच्चे के पास रहती थी। कहीं बिल्ली ने सच में बच्चा उठा तो नहीं लिया? 2 दिन बाद दानिश शहर से लौटा। घर में दाखिल हुआ तो चीखप का माहौल था। उसने देखा, आलिया बिखरे बालों में आंखों से आंसू बहते हुए जमीन पर बैठी है। निम्रा भी रोने का नाटक कर रही है। दानिश की आंखें लाल हो गईं। ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा कहाँ है? गांव वाले चुप, कोई कुछ साफ नहीं कह पा रहा था। निमारा ने मौका देखा। वो आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, दानिश, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर लोग कह रहे हैं कि यह बिल्ली, यही चुटकी वहीं बच्चा लेकर चली गई। शायद जंगल में कहीं छोड़ आई या खा गई। दानिश ने गुस्से में दहाड़ मारी, क्या कह रही हो? निम्रा ने नकली आंसुओं के साथ कहा, मैंने तो कई बार देखा था, वो बिल्ली शरीफ के बहुत करीब रहती थी। हमें लगा मोहब्बत करती है, मगर शायद उसी ने यह कर दिया। दानिश का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके लिए औलाद सबसे बड़ा तोहफा था, और अब अगर औलाद गायब हो गई तो उसे किसी पर तो इल्जाम लगाना ही था। उसकी नजर सीधी आलिया पर पड़ी। तूने अपनी बिल्ली को इतना सर चढ़ाया, आज उसी ने मेरा घर तबाह कर दिया, और तूने उसे रोका तक नहीं। आलिया फूट फूट कर रोने लगी। नहीं दानिश, ऐसा मत कहो, मेरी चुटकी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो शरीफ को जान से भी ज्यादा चाहती थी। मगर दानिश का दिल पत्थर बन चुका था। उसने गुस्से में कहा, आलिया, तू और तेरी बिल्ली दोनों ने मेरा घर उजाड़ दिया। अब तू यहां नहीं रहेगी, निकल जा मेरे घर से। आलिया रोती रही, हाथ जोड़ती रही, मेरा कसूर नहीं है, मैं मुजरिम नहीं हूं। मगर दानिश ने कोई बात ना सुनी। उसने गांव वालों के सामने ही दरवाजा दिखा दिया। आलिया रोते रोते अपने दुपट्टे से चेहरा ढक कर निकल गई। गांव वाले बड़बड़ा रहे थे, बेचारी क्या कसूर था उसका? मगर बिल्ली के बारे में जो कहा जा रहा है वह भी तो सच हो सकता है। निम्रा ने अपने आंसू पोंछे और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। यही तो मैं चाहती थी। 4 दिन ऐसे ही गुजर गए। आलिया जो कभी दानिश के घर की रौनक थी,
अब दादी के घर के एक अंधेरे कोने में बैठी थी। न नहाना, न बाल संवारना, न किसी से बात करना। उसके चेहरे की चमक बुझ चुकी थी, आंखें सूज गई थीं, होंठ सूख चुके थे। गांव की औरतें आंगन के बाहर खड़ी होकर ताने मारती, देखो वही औरत जिसने अपनी बिल्ली से बच्चा मरवाया, अब मुजरिम नहीं हूं कहकर आंसू बहा रही है। आलिया का दिल हर ताने के साथ टूटता। वह दादी के पास सिर झुकाकर बैठी रहती, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। दादी भी बेबस थी। उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की, बेटी सब्र कर, सच्चाई सामने आएगी। मगर गांव की जुबान का जहर हर रोज आलिया के कान में उतरता था। उधर निम्रा अपने घर में दानिश की नई रानी बन चुकी थी। जिस तरह पहले दानिश आलिया के आगे पीछे घूमता था, अब वहीं सब निमारा के साथ था। सुबह की चाय निम्रा के हाथ की, खेतों की बात निम्रा से, रात का खाना निम्रा के साथ। निम्रा ने अपने जहर को मोहब्बत की मिठास में इस तरह लपेटा कि दानिश को अब आलिया की याद भी ना आती। वह हर दिन दानिश के कान में धीमे धीमे कहती, देखा, मैंने कहा था ना, वो औरत और उसकी बिल्ली तेरी औलाद को खा गई। अगर ऐसे लोग गांव में रहेंगे तो और बच्चों को भी खतरा होगा। धीरे धीरे दानिश का दिल निम्रा की बातों में आने लगा। अब उसके लिए आलिया एक खतरनाक औरत थी जो घर की बेइज्जती और औलाद के कत्ल की जिम्मेदार थी। एक रात दानिश खेत से लौट कर आया। निम्रा ने उसके सामने दूध का गिलास रखा, उसके पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, दानिश, गांव वाले बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने आलिया को घर से निकाल दिया, मगर उसकी सजा नहीं हुई। तुम पंचायत में बात क्यों नहीं करते? दानिश कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। तू ठीक कहती है निम्रा, उसने मेरी औलाद छीनी, मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई, उसे गांव के सामने सजा मिलनी चाहिए। निम्रा ने सिर हिला लिया जैसे सादगी दिखा रही हो, मगर उसके होठों के कोनों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसकी चाल पूरी तरह काम कर रही थी। अगली सुबह दानिश चौपाल गया। गांव के बुजुर्ग वहां बैठे थे। उसने सबके सामने कहा, मेरा बच्चा गायब हो गया। मेरी दूसरी बीवी और उसकी बिल्ली ने मेरे घर को बर्बाद किया। मैं चाहता हूं कि पंचायत इसका फैसला करे। गांव के लोग आपस में बुदबुदाए। कोई कहता, हां, गांव में मिसाल बनानी चाहिए। कोई कहता, बेचारी औरत, मगर औलाद की बात बड़ी होती है। लोगों ने सिर हिलाया। फैसला हुआ। अगले दिन पंचायत में आलिया को बुलाकर सुनवाई होगी। दोपहर को पंचायत का एक आदमी आलिया की दादी के घर गया। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, दादी, कल पंचायत में तुम्हारी पोती को आना होगा, उसका फैसला होगा। आलिया अंदर कोने में बैठी थी। उसने ये बात सुनी तो उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें दादी की तरफ उठीं। दादी, मैं मुजरिम नहीं हूं, मुझे क्यों बुला रहे हैं? दादी ने उसका सिर सहलाया। बेटी, सच्चाई छुप नहीं सकती, मगर वहां जाना पड़ेगा। ये गांव है, यहां इल्जाम और सच्चाई दोनों पंचायत के सामने आते हैं। आलिया के होंठ कांपे मगर आवाज ना निकली। उसके दिल में डर उतर चुका था। कल मेरा क्या होगा? उधर निम्रा अपने कमरे में बैठी थी। उसने सुना कि पंचायत ने आलिया को बुलाया है। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब यह गांव भी उसके खिलाफ खड़ा होगा। मेरा बदला पूरा होगा। वो बाहर निकली, दानिश के लिए खाना बनाया और ऐसे पेश आई जैसे उसे कुछ नहीं पता। दानिश उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे कहने से ही गांव की पंचायत ने कदम उठाया। निम्रा ने सिर हिला लिया, मगर अंदर उसका दिल नाच रहा था। अगले दिन सुबह सुबह तिलिया नगर की चौपाल पर पंचायत बिठाई गई। मिट्टी का बड़ा चबूतरा, उस पर सरपंच और 5 बुजुर्ग बैठे। नीचे जमीन पर गांव वाले औरत मर्द, बूढ़े बच्चे सब जमा हो गए। हवा में अजीब सा बोझ था। कोई धीरे धीरे कह रहा था, आज आलिया का फैसला होगा, देखते हैं पंचायत क्या करती है। आलिया दुपट्टा सर पर डाले कांपते हुए अपनी दादी के साथ वहां पहुंची। उसका चेहरा पीला था, आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। दानिश और निम्रा सामने बैठे थे। दानिश की आंखों में गुस्सा था, निम्रा के चेहरे पर नकली फिक्र, मगर उसकी आंखों के पीछे एक जीत का साया झलक रहा था। सरपंच ने पंचायत शुरू की। उसने कहा, दानिश, तूने अपनी दूसरी बीवी पर इल्जाम लगाया है कि उसने अपनी बिल्ली से तेरे बच्चे को मार दिया। अब तू गांव के सामने सब गए। दानिश उठा और ऊंची आवाज में बोला, हां, यह सच है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मगर निम्रा ने बताया
और पूरा गांव जानता है कि इसकी बिल्ली हमेशा बच्चे के पास रहती थी। मेरा बच्चा गायब हो गया और यह बिल्ली भी। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? भीड़ से आवाजें आने लगीं। हाँ हाँ, सही है, ऐसी औरत को गांव में रहने का हक नहीं। आलिया कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी आवाज रोते रोते फट रही थी। मैं मुजरिम नहीं हूं। मेरी छुटकी कभी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह तो शरीफ की दोस्त जैसी थी, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। भीड़ की आवाजें तेज हो रही थीं। सरपंच ने हाथ उठाया और कहा, चुप रहो सब, अब पंचायत फैसला सुनाएगी। भीड़ खामोश हो गई। आलिया की सांसें अटक गईं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। निम्रा का चेहरा खुशी से दमक उठा, मगर जैसे ही सरपंच फैसला देने ही वाला था, अचानक उसने हाथ रोक लिया। सबकी नजर उस दिशा में गई जहां से चौपाल की पगडंडी आती थी। वहां से एक बूढ़ा बाबा हकीम शाहवेज बाबा धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी गोद में एक बच्चा था, वही बच्चा शरीफ, और उनके पीछे पीछे आलिया की बिल्ली चुटकी चली आ रही थी। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। औरतों ने दुपट्टे से मुंह ढक लिया। मर्द खड़े हो गए। आलिया की आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। उसने फूट कर कहा, मेरा शरीफ, मेरा बेटा। जैसे ही निम्रा की नजर बच्चे और चुटकी पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर तैरने लगा। वो हकलाकर बोली, ये कैसे? उसकी सांसें तेज हो गई। वो भीड़ में इधर उधर देखने लगी जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक रही हो। हकीम बाबा चौपाल के बीच पहुंचे। उन्होंने बच्चे को ऊंचा उठाकर कहा, यह बच्चा जंगल में मुझे मिला। रात को यह बिल्ली मेरे पास लाई थी, अपने मुंह में दबाकर। मैंने इसकी जान बचाने की कोशिश की, दूध पिलाया और 2 दिन से अपने पास रखा। यह बच्चा जिंदा है और इसकी मां मुजरिम नहीं है। गांव वालों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, अरे तो सच में बिल्ली ने और हम सब ने बेचारी आलिया पर इल्जाम लगा दिया। आलिया दादी से लिपट कर रो पड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने में बिल्ली यानी चुटकी आगे बढ़ी। उसकी आंखें निम्रा पर टिक गईं। वो गुर्राई, पंजे बाहर निकाले और झपट कर निम्रा पर हमला कर दिया। भीड़ चीख पड़ी। निम्रा जमीन पर गिर गई, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसके कपड़े फट गए, चेहरे पर खरोंचे पड़ गई। लोग हैरान रह गए। ये बिल्ली निम्रा पर क्यों टूट पड़ी? क्या राज है? आलिया तुरंत दौड़ी और चुटकी को पकड़ लिया। उसने कांपते हाथों से कहा, नहीं चुटकी, तू मेरी है। तू इंसान नहीं है कि बदला ले, छोड़ दे। चुटकी ने गुर्राना बंद किया। उसकी आंखों से गुस्सा उतरकर फिर वही नरमी लौट आई। वो धीरे से पीछे हट गई और आलिया के पल्लू के पास बैठ गई। गांव वाले दंग रह गए। उनके चेहरों पर हैरत थी। आलिया अपने बेटे शरीफ को सीने से लगाए बैठी थी। आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दानिश सिर झुकाए बैठा था। उसके चेहरे पर शर्म और हैरत दोनों थे। मगर सबसे अजीब नजारा चुटकी थी। वो सबके बीच में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, मगर शक्ल इतनी गंभीर थी कि पूरा गांव डर के साथ उसे देख रहा था। गांव की औरतें दुपट्टा मुंह पर रखकर फुसफुसा रही थीं। ये बिल्ली क्या है? क्यों ऐसे देख रही है? कुछ तो है। सरपंच भी चुप था। अचानक चुटकी धीमे धीमे चलकर आलिया के पास गई। उसने शरीफ को, जो आलिया की गोद में था, हल्के से चूमा। आलिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पूरी भीड़ यह देखकर और हैरत में पड़ गई। फिर चुटकी एकदम निम्रा के पास गई। उसके पैरों के पास जोर जोर से अपने पंजे मारे। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। यह काम उसने 3-4 बार दोहराया। उसकी पूंछ खड़ी थी, कान तने हुए थे, आंखों में आग थी। भीड़ में कान्हा फूंसी शुरू हो गई। ये बिल्ली निम्रा के पैरों पर क्यों पंजे मार रही है? कहीं कुछ बताना चाहती है? चुटकी फिर मुड़ी, 4 कदम चली और जंगल की तरफ अपना पंजा उठाकर इशारा किया। फिर वापस आकर निम्रा के पास पंजे मारे। फिर जंगल की तरफ पंजा उठाया। बार बार यही हरकत। भीड़ अब और भी हैरान। ये तो जैसे कह रही हो कि जंगल में कुछ हुआ है। क्या राज है? अचानक चुटकी ने जोर से म्याऊ की, मगर वह आम म्याऊ नहीं थी। वो जैसे चीख थी, किसी दर्द, किसी सच्चाई को बयान करने वाली। फिर उसने तेज आवाज में लगातार म्याऊ म्याऊ की। अलग लय, अलग सुर। लोग दंग रह गए। बच्चे डर कर अपनी माओं के पीछे छिप गए। कोई बोला, यह क्या हो रहा है? यह बिल्ली क्यों चीख रही है? भीड़ के बीच से 80 साल के बुजुर्ग निजाकत बाबा उठे। उनकी सफेद दाढ़ी, झुका हुआ जिस्म, मगर आंखों में एक अलग रोशनी थी।
गांव में लोग उन्हें जानवरों का दोस्त कहते थे। उन्होंने बचपन से जानवर पाले थे। उनके हाव भाव, उनकी आवाज समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह बिल्ली हमसे कुछ कहना चाहती है। पूरी भीड़ खामोश। सरपंच ने भी इशारे से कहा, बाबा आप ही समझिए। निजाकत बाबा ने पहले हकीम शाहवेज बाबा से पूछा, यह बच्चा और यह बिल्ली आपके पास कैसे आई? हकीम शाहवेज बाबा ने सबके सामने बताया, रात के अंधेरे में यह बिल्ली मेरे पास आई थी। अपने मुंह में यह बच्चा दबाए। बच्चा जिंदा था मगर ठंड से कांप रहा था। मैंने उसे अपने पास रखा, दूध पिलाया और 2 दिन बाद आज लेकर आया। भीड़ में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, हम सब ने गलत इल्जाम लगाया। दानिश का सिर और लटक गया। उसकी आंखें निम्रा की तरफ उठी, मगर निम्रा का चेहरा अब भी हमदर्दी का नकाब ओढ़े था। निजाकत बाबा धीरे धीरे चुटकी के पास गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया, फिर बोले, बेटी क्या बताना चाहती है? चुटकी ने फिर वही अजीब हरकतें शुरू की। निम्रा के पैरों पर पंजे, जंगल की तरफ पंजा उठाना, फिर निम्रा की तरफ देखना। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। निजाकत बाबा ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, मैं समझ रहा हूं, यह बिल्ली कह रही है कि इस बच्चे को जंगल में निम्रा ने फेंका था। यह सुनते ही निम्रा चीख पड़ी, झूठ, यह झूठ है। बिल्ली क्या बोलेगी? यह बूढ़ा क्या समझेगा? उसकी आवाज कांप रही थी। भीड़ में कान्हा फूंसी, अगर निम्रा मुजरिम नहीं होती तो इस तरह चिल्लाती क्यों? कुछ तो काला है। इतने में चुटकी ने जोर से छलांग लगाई और निम्रा पर टूट पड़ी। उसके पंजे निम्रा के चेहरे पर चले गए। खून की पतली धार निकल आई। भीड़ चीख पड़ी। निम्रा जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी, मुझे छुड़ाओ, ये बिल्ली मुझे मार देगी। मैं सब बताती हूं, बस इसे रोक लो। आलिया ने बिल्ली को रोक लिया। पंचायत के सामने निम्रा जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे, बाल बिखरे हुए और आंखें डर से पथराई हुई। चुटकी उसके ठीक सामने बैठी थी, आंखें तरेरी हुई जैसे अब भी फिर झपट पड़ेगी। सरपंच की आवाज गूंजी, बोल निम्रा, सच क्या है? ये बच्चा जंगल में कैसे पहुंचा? निम्रा के होंठ कांपने लगे। भीड़ खामोश थी। आखिरकार उसने रोते रोते कहा, हां, सब मैंने किया। दानिश ने दूसरी शादी की थी। मुझे यह सब मंजूर नहीं था। जब आलिया हामिला हुई और फिर उसका बेटा शरीफा पैदा हुआ, दानिश उसे और ज्यादा चाहने लगा। मैं रोज जलती रही। हर बार जब दानिश उस बच्चे को गोद में लेता, मेरा दिल झड़ से भर जाता। और एक रात जब दानिश शहर गया हुआ था, मैंने मौका देखा और बच्चे को चुपके से उठा लिया। जंगल में गड्ढा खोदा और उसे दबा दिया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन पता नहीं कैसे वह बच्चा बच गया। भीड़ से हाय हाय की आवाजें उठीं। औरतों ने सर पर हाथ रख लिया। मर्द दांत भींचने लगे। दानिश यह सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखें निम्रा पर टिक गईं। तो यह सब तूने किया? मेरी औलाद को तूने मारना चाहा और इल्जाम आलिया और उसकी बिल्ली पर लगाया। मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। तू कितनी गिर सकती है निम्रा? उसके शब्द कांप रहे थे, गुस्से और शर्म से। सरपंच उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज में सख्ती थी, निम्रा, तूने न सिर्फ अपने घर को बर्बाद किया, बल्कि पूरे गांव का सिर लटका दिया। तेरे गलत काम की सजा यही है कि तू अब इस गांव में नहीं रह सकती और गांव में कोई भी इसे अपने घर पनाह नहीं देगा। भीड़ से आवाज आई, सजा ठीक है, ऐसी औरत को रहना भी नहीं चाहिए। निम्रा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसका नकाब उतर चुका था। दानिश धीरे धीरे आलिया के पास आया। उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। आलिया, मैंने तुझ पर शक किया, तुझे घर से निकाला, मुझे माफ कर दे। असली मुजरिम निम्रा थी और मैं तेरी आंखों में झांक भी नहीं सका। मुझे माफ कर। आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शरीफ को सीने से लगाया और धीमे से कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया दानिश, मगर तेरे इल्जाम ने मुझे तोड़ दिया। फिर भी मैं तुझे माफ करती हूं। चुटकी ने पास आकर आलिया के हाथों को छांटा जैसे कह रही हो, अब सब ठीक हो जाएगा। पंचायत के 2 आदमी निम्रा को पकड़कर बाहर ले गए। गांव की औरतें पीछे छे ताने देती, देखो, औरत के रूप में कलंक को औलाद से जलने वाली औरत कैसी। निम्रा का चेहरा सफेद था, आंसू बह रहे थे, मगर अब उसके पास कुछ कहने को ना था। उसको गांव से निकाल दिया गया। उस दिन से दानिश ने आलिया का ख्याल रखना 2 गुना कर दिया। वह दिन रात शरीफ के साथ खेलता, आलिया का ख्याल रखता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।